कमोडिटी बाजार में इस वक्त सिर्फ भाव नहीं बदल रहे बल्कि 2027 की सप्लाई की कहानी भी लिखी जा रही है। कुछ दिन पहले जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी थी कि अगर फर्टिलाइजर सप्लाई में बाधा, जियोपॉलिटिकल तनाव और मजबूत अल नीनो एक साथ असर डालते हैं तो 2027 में ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन करीब 5% तक पहुंच सकता है। लेकिन अब इस चेतावनी को सिर्फ भविष्य का खतरा मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि इसके कई संकेत अभी से कमोडिटी बाजार में दिखाई देने लगे हैं। सबसे पहले बात फर्टिलाइजर बाजार की, क्योंकि मिडिल ईस्ट की फर्टिलाइजर सप्लाई में बड़ी हिस्सेदारी है और हॉर्मुज के आसपास लंबे समय से बना तनाव यूरिया और अमोनिया की ग्लोबल सप्लाई के लिए रिस्क बढ़ाता है। इस साल संकट के दौरान यूरिया की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था। हालांकि बाद में कीमतों में कुछ नरमी भी आई और WTO के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में यूरिया करीब $400 प्रति टन से बढ़कर $850 से ऊपर पहुंच गया था, जबकि जून में ये करीब $453 तक वापस आया। यानी कि बाजार में सप्लाई शॉक की संवेदनशीलता अभी भी बनी हुई है। और यहाँ भारत का एंगल सबसे महत्वपूर्ण है। भारत, जो कि दुनिया के बड़े यूरिया खरीदारों में शामिल है और किसानों को सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए सरकार को भारी सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ता है। अगर इंटरनेशनल गैस और फर्टिलाइजर की कीमतें फिर बढ़ती हैं तो सवाल सिर्फ किसान की लागत का नहीं होगा, बल्कि सरकार के सब्सिडी बिल पर भी दबाव बढ़ सकता है। अब दूसरी और बड़ी चिंता है अल नीनो। कुछ हफ्ते पहले जहां इसे मौसम का जोखिम माना जा रहा था, वहीं अब मजबूत अल नीनो की संभावना को लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026-27 में बहुत मजबूत अल नीनो की संभावनाएं 90% से ज्यादा बताई गई हैं। इसका असर अब दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया समेत दुनिया के कई कृषि क्षेत्रों में बारिश और तापमान के पैटर्न पर पड़ सकता है। भारत के लिए यहाँ पर तस्वीर थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। अल नीनो का मतलब सीधे सीधे सूखा नहीं, और भारत का मॉनसून हमेशा एक ही तरीके से प्रतिक्रिया भी नहीं देता है। लेकिन इस साल बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही असमान रहा है और अगस्त में सामान्य से कम बारिश का रिस्क भी सामने आया था। हाल की बारिश से देश का सिंचाई घाटा कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन मौसम का पैटर्न अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं कहा जा सकता। यानी किसान के सामने एक तरफ महंगे इनपुट का रिस्क है तो दूसरी तरफ मौसम का भी रिस्क है। अगर फर्टिलाइजर महंगा होता है और किसान लागत कम करने के लिए इस्तेमाल घटाता है तो पैदावार पर असर पड़ सकता है, और दूसरी तरफ अल नीनो के कारण बारिश कमजोर या असमान रही तो फसल उत्पादन पर भी अतिरिक्त दबाव बन सकता है, और इसका असर सिर्फ गेहूं या चावल तक सीमित नहीं रहेगा। दालें, तिलहन, कपास, गन्ना और कई तरह के दूसरे कृषि जिनसे मौसम और इनपुट लागत दोनों से प्रभावित हो सकती हैं। मजबूत अल नीनो की आशंका ने पहले ही ग्लोबल सॉफ्ट कमोडिटीज में रिस्क बढ़ा दिया है, जिसमें चीनी जैसी जीन्स भी शामिल है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जेपी मॉर्गन की चेतावनी को सीधे भारत में खाद्य संकट आने वाला है के तौर पर नहीं देखना चाहिए। भारत के पास क्योंकि बफर स्टॉक मौजूद है और चावल का स्टॉक भी मजबूत है। असली चुनौती ये होगी कि अगर एक साथ उत्पादन लागत बढ़ती है और मौसम अनिश्चित रहता है और वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होती है तो सरकार खाद्य महंगाई को कितनी आसानी से कंट्रोल कर पाती है। इसीलिए अब 2027 की कहानी सिर्फ अल नीनो के साथ मॉनसून की नहीं है, ये कहानी है अल नीनो प्लस फर्टिलाइजर प्लस एनर्जी प्लस जियोपॉलिटिक्स की। और कमोडिटी बाजार में अगर ये चारों फैक्टर एक ही दिशा में चल पड़े तो इसका असर किसान की लागत से लेकर मंडी भाव और आखिर में आम उपभोक्ताओं की रसोई तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि अगले कुछ महीने कमोडिटी बाजार के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि 2027 की फूड इन्फ्लेशन की जमीन शायद 2026 के इन्हीं महीनों में तैयार हो रही है।